Bismillahirrahmanirrahim. A warm welcome to all of you in unique pre-FSC online lectures. The best possible solution at present going on with regards to the academic year 2020, which will terminate in 2021 and will be followed by the test session and the board exam. हम लोग बेटा लास्ट लेक्चर में चैप्टर 13 का एक टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन और उससे रिलेटेड फैक्टर्स एक्सेट्रा वो डिस्कस कर रहे थे, राइट। अब हम बेटा इस वक्त शुरू करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वेरियस फैक्टर्स या वेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट। उससे पहले मैं एक क्विक रिव्यू आपको दे दूं इसके अंदर। सबसे पहली चीज़ ये कि जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है वो 99% जो है वो हीमोग्लोबिन के थ्रू होता है। हीमोग्लोबिन लंग्स के अंदर एग्जिस्ट करता है, डेफिनेटली रेड ब्लड सेल्स के अंदर। एक एंजाइम होता है उसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, राइट। ये एंजाइम आरबीसीज के अंदर मौजूद होता है, वो इस रिएक्शन को कैटेलाइज करता है। एज अ रिजल्ट 4 ऑक्सीजन इस हीमोग्लोबिन के एक मॉलिक्यूल के साथ, चूँकि इसमें 4 हीम होते हैं, मिल जाते हैं और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन के ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है लंग्स में और लंग्स से ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है टिश्यूज़ में। टिश्यूज़ में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन लो होती है डेफिनेटली, और यहाँ पे ऑक्सीजन की बड़ी मिकदार जो है वो लिबरेट हो जाती है और पार्शियल प्रेशर कम होता है। तो अब हमारे पास है मल्टीपल फैक्टर्स। पहला फैक्टर है हीमोग्लोबिन की मैक्सिमम ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है एट सी लेवल, और जो टोटल यहाँ पे होती है वो कितनी है 20 ml। बट साथ ही किताब ने रियलिटी वैल्यू भी बता दी कि वो कितनी है 15 mm ऑफ मरकरी पे जब ऑक्सीजन टेंशन होती है तो ये वैल्यू होती है 19.6 ml पर 100 ml, राइट। उसके बाद है ऑक्सीजन की लेस, अगर पार्शियल प्रेशर 60 से भी कम हो तो ऑक्सीजन टिश्यूज़ या सेल्स में हैवीली लिबरेट आउट होती है, राइट। इसके बाद बेटा फैक्टर्स इफेक्टिंग द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, वो 3 फैक्टर हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड का, एक टेम्परेचर का और तीसरा पीएच का। जब भी कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार या कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो ऑक्सीजन टेंशन कम होती है। इससे क्या होता है, क्योंकि इस वक्त एसिडिटी कॉज हुई होती है तो इस वक्त क्या होता है कि जो बड़ी मिकदार में ऑक्सीजन होती है वो लिबरेट आउट हो जाती है, बाहर निकल जाती है, राइट। सेकेंड फैक्टर क्या है, टेम्परेचर। जब टेम्परेचर बढ़ता है जिस्म का, इसका मतलब बुखार होता है या पायरेक्सिया होता है, व्हाट नेक्स्ट देन, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज़ करती है। एज अ रिजल्ट बड़ी मिकदार में जो ऑक्सीजन है वो लिबरेट आउट हो जाती है। फिर बेटा थर्ड फैक्टर है पीएच। अगर पीएच देखें, ये वाहिद वो फैक्टर है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर पीएच की वैल्यू कम होती है तो ऑक्सीजन की बाइंडिंग एबिलिटी भी डिक्रीज़ करती है। एज अ रिजल्ट बड़ी मिकदार में जो ऑक्सीजन है वो रिलीज़ हो जाती है। देखो ना, अगर पीएच कम होगी तो इसका मतलब एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट होगा ना, तो इसलिए बड़ी मिकदार में ये रिलीज़ हो जाएगी। ये थे बेटे मेन पॉइंट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के एंड द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द बेसिक ट्रांसपोर्ट, राइट। अब हम बेटा इसमें शुरू करने जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वेरियस फैक्टर्स विच आर एसोसिएटेड विद इट। अगर बोर्ड में से कोई लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे होते तो उन लॉन्ग क्वेश्चंस में एक तो प्रायोरिटी सवाल होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन का और सेकंड प्रायोरिटी सवाल होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का, राइट। सो हेयर वी आर स्टार्टिंग विद ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और उससे रिलेटेड एस्पेक्ट्स। ठीक हो गया बेटा, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। अच्छा जी, कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर पहला पॉइंट जो आपने किताब से याद करना है 272 के ऊपर, एमसीक्यू सारे कंप्लीट बना लें। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ मोर सॉल्युबल देन ऑक्सीजन एंड डिजॉल्व्स फ्रीली इन टिश्यू फ्लूइड सराउंडिंग द सेल्स। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया, CO2 इज़ क्या, मोर सॉल्युबल एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, ठीक है। एंड इस सॉल्युबिलिटी की वजह से ये टिश्यू फ्लूइड्स के अंदर फ्रीली डिज़ोल्व करती है। टिश्यू फ्लूइड क्या होता है, वो फ्लूइड जो टिश्यूज़ में होता है और सेल्स के गिर्द मौजूद होता है, उसको टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। अगर 2 सेल्स के दरमियान में होगा तो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड कहलाएगा, अगर सेल के बाहर होगा तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहलाएगा, ठीक है।
next point, from the dissolved tissue fluid, dissolved carbon dioxide passes to the plasma within the blood capillaries. वहाँ से जो dissolved carbon dioxide है जो पास करता है प्लाज्मा में विद इन द ब्लड कैपिलरी। अब मुझे बताएं प्लाज्मा क्या होता है। जिन बच्चों ने कभी भी मैट्रिक में इसको नहीं समझा वो आप समझ लें। ब्लड क्या है? ब्लड एक रेस्पिरेटरी कह रहा हूँ, एक ट्रांसपोर्ट सर्कुलेटरी फ्लूइड है जो इन द बॉडी कॉन्स्टेंटली घूम रहा है। ब्लड के अंदर दो चीज़ें हैं, या तो ब्लड सेल्स हैं या ब्लड प्लाज्मा है। ब्लड सेल्स 45% ऑफ द टोटल बनाते हैं और प्लाज्मा जो है वो 55% ऑफ द टोटल जो है यहाँ पे बना रहा होता है। राइट हो गया। तो अब हम इस वक्त क्या देखने लगे हैं, हम बेसिकली देखने लगे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट है वो किस अंदाज में होता है और क्या उसका तरीक़ाकार है। CO2 इज़ ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड इन सेवरल डिफरेंट स्टेट्स। ठीक है, CO2 जो ब्लड में ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ट्रांसपोर्ट हो रहा है। कैसे? पहला हेडिंग लिख लें पॉइंट्स के ऊपर, मैं बोर्ड के ऊपर भी ये लिख रहा हूँ। ट्रांसपोर्ट एज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। राइट, किस तरह ट्रांसपोर्ट हो रहा है? एज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। सम ऑफ द CO2 is carried as carboxy hemoglobin about 20%। ठीक है। Second point, carboxy hemoglobin is formed when CO2 combines with amino group of hemoglobin। ठीक है, ये ज़रा देखें, CO2 प्लस अमाइनो ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन। अब ये कौन सा ग्रुप है? डेफिनेटली प्रोटीन ग्रुप है, यानी कि हीम के साथ नहीं जुड़ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लोबिन के साथ जुड़ रहा है। ये नोट कर लो। हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ता है? अगर हाइड्रोजन आयन का ट्रांसपोर्ट हो रहा हो वो भी इसी तरह इसके साथ जुड़ता है आगे। बरल ये है नहीं किताब में। अब ये क्या बनाएगा? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कितने % ट्रांसपोर्ट यहाँ पे ऐसे हो रहा है? 20% ट्रांसपोर्ट हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का एज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कब बनता है? जब कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करता है अमाइनो ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन के साथ। ठीक है बेटे। सेकंड पॉइंट, अदर प्लाज्मा प्रोटीन्स ऑल्सो कैरी अबाउट 5% कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी टिश्यूज टू द कैपिलरीज ऑफ द लंग्स। सेकंड पॉइंट क्या हो गया? प्लाज्मा प्रोटीन्स की फॉर्म में ये कैरी हो रहा है। ठीक है, फ्रॉम द टिश्यूज टू द लंग्स। ठीक हो गया, 2 पॉइंट हो गए। डेफिनेटली लंग्स के अंदर ब्लड कैपिलरीज होंगी ना जो इसको एल्वेलाई के अंदर या एयर सैक के अंदर CO2 को पास करेंगे और फिर 4% जो है वो यहाँ से बॉडी से एक्सहेल आउट हो जाएगी। नाउ द मेन वे रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ carbon dioxide is what? Third way, as bicarbonate ion। ठीक है, it is approximately 70% of the total। ठीक है बेटा, एक लाइन पढ़ भी लें। About 70% carbon dioxide is carried as bicarbonate ion कंबाइंड विद सोडियम, पोटेशियम नहीं सोडियम। ये कई दफ़ा पूछा गया किसके साथ कंबाइन हो रहा है? सोडियम इन द प्लाज्मा। एज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यू फ्लूइड एंटर्स द कैपिलरीज इट कंबाइंस टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड। अब पॉइंट टू पॉइंट बना लें। सबसे पहले टिश्यूज़ के अंदर आ जाए। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ मौजूद है ज़्यादा? हमारे टिश्यूज़ में। हमारे सेल कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या होता है? जैसे ये टिश्यू फ्लूइड में एंटर होती है ये वाटर के साथ मिलती है। एज अ रिज़ल्ट इट मेक्स कार्बोनिक एसिड H2CO3
राइट। द मेन एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट इज़ कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ठीक हो गया। अब कार्बोनिक एसिड बन गया। कार्बोनिक एसिड splits quickly and ionizes to produce hydrogen ions and bicarbonate ions। कार्बोनिक एसिड स्प्लिट होता है क्विकली और बना देता है H पॉजिटिव प्लस बाइकार्बोनेट आयन, राइट, HCO3 नेगेटिव। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन ब्लड लीव्स द कैपिलरी बेड most of the carbon dioxide is in the form of bicarbonate ions। गर्ज है कि अब ये यहाँ से निकल पड़ा, ठीक है, ये टिश्यूज़ में बना, किसके साथ कंबाइन होके मैं फिर बता दूँ, सोडियम के साथ, ठीक है। एंड नाउ इट इज़ ट्रैवलिंग टूवर्ड्स, ये मैं बड़ा सा करके यहाँ पे लिख रहा हूँ, लंग्स, ठीक है बेटा। अब आ जाए लंग्स के अंदर। इन द लंग्स, हेडिंग भी दे दें 273 के ऊपर। In the lungs, bicarbonate ions combine with hydrogen ions to form carbonic acid, which splits into water and carbon dioxide. It is this carbon dioxide which diffuses out from capillaries of the lungs into the space of the alveolar sac। और फिर यहाँ पे lungs में आके क्या होता है कि यही सारा रिएक्शन रिवर्स हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन और बाइकार्बोनेट आयन मिलेंगे, ये बनाएंगे H2CO3 जिसको कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। यहाँ पे डिसोसिएट होगा। देखें अगर मैं साथ ही लिख देता तो मैं डबल एरो लगाता, लेकिन मैंने अलग-अलग लिखा है इसलिए मैंने सिंगल एरो लगा रहा हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे लिबरेट हो जाएगी और वो लंग्स के अंदर चली जाएगी। कितने परसेंट लेके जाती है एक्सपायर्ड एयर कार्बन डाइऑक्साइड? 4%। तो इसको एब्सोल्युटली क्लियर रखना है कि कितने परसेंट जा रही है, 4%। ठीक है बेटा, याद रहेगा, भूल तो नहीं जाओगे। सो दिस इज हाउ द मेजर वे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अकर। 70% इज ट्रांसपोर्टेड एज बाइकार्बोनेट आयंस, जिसमें सबसे पहले CO2 और वाटर मिलता है तो कार्बोनिक एसिड बनाता है, वो हाइड्रोजन और बाइकार्बोनेट आयंस को सेपरेट कर देता है। अब क्या होता है कि बाइकार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन मिलता है तो वो कार्बोनिक एसिड बना देते हैं और कार्बोनिक एसिड वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाते हैं और वो CO2 जो है वो 4% एक्सपायर्ड एयर में जिस्म से बाहर निकल जाती है। इसके अलावा कुछ अमाउंट जो है, फोर्थ स्मॉल अमाउंट CO2 की, इट इज़ कैरिड बाय सेल्स विद पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम के साथ भी ये ट्रांसपोर्ट की जा सकती है। ठीक हो गया बेटे। नाउ 273 CO2 concentration in arterial and venous blood. It has been found that arterial blood contains 50 ml of CO2 per 100 ml of blood, whereas venous blood has 54 ml per 100 ml of blood। इससे क्या साबित होता है? हर 100 ml जो है वो 4 ml ऑफ CO2 लेके जाता है, जैसे वो टिश्यूज से पास करता है, और 4 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड को वो लिबरेट करता है। ये फिर वैल्यूज़ भी लिख लें यहाँ पे। आर्टीरियल ब्लड कितनी? 50 ml CO2 पर 100 ml। ये सब वैल्यूज़ MCAT के लिए बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। वेनस ब्लड कितनी? 54 ml ऑफ CO2 पर 100 ml ऑफ ब्लड। तो अगर डिफरेंस निकालो तो कितना होगा? 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड पर 100 ml ऑफ ब्लड, ये यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो रही है। ठीक है, याद रहेगा बेटे। अब आ जाओ नेक्स्ट के ऊपर। वो क्या है? रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। ये सारा टॉपिक विद रिगार्ड्स टू ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन होता तो वो इसमें से इस अंदाज में आता। इसमें देखो कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के मुकाबले में ज़्यादा सॉल्युबल है, इसलिए ये फ्रीली ट्रांसपोर्ट होती है कंबाइंड विद द प्लाज्मा। वो आपको प्लाज्मा वाला मैंने बता दिया। अब यहाँ पे अगर हीमोग्लोबिन की बात करोगे तो हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में नहीं है, ये सेल्स के अंदर है, राइट, सेल्स के अंदर मौजूद है।
और डेफिनेटली आरबीसी के अंदर है, तो ये अमाइनो ग्रुप के साथ मिलती है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो जाती है। कितने परसेंट? 20%। 5% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एज प्लाज्मा प्रोटीन्स के ये ट्रांसपोर्ट हो रही है। ठीक है बेटा। इसके अलावा ये जो बाइकार्बोनेट आयंस का है, ये एक 70% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एज बाइकार्बोनेट आयन ट्रांसफ़र होती है। इसमें CO2 जब वाटर के साथ मिलता है तो वो कार्बोनिक एसिड बना देता है। अब क्या होता है कि कार्बोनिक एसिड टिश्यूज़ में पहुंच के डिसोसिएट करता है, कैरी हो जाता है, टिश्यूज़ से निकलता है और लंग्स में आ जाता है। लंग्स में आके यही रिएक्शन जो ऊपर हुआ था वो रिवर्सिबल होता है, एज अ रिजल्ट दोबारा CO2 लिबरेट आउट हो जाती है। ये वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा आई हुई हैं। आर्टीरियल ब्लड में कितने परसेंट है कार्बन डाइऑक्साइड? 50 ml पर 100 ml, और वेनस ब्लड में 54 ml पर 100 ml। सो नेट डिफरेंस कितना है जो कार्बन डाइऑक्साइड कैरी हो रही? 4 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड। अब बेटे हम शुरू कर रहे हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, बीमारियाँ, जो बहुत सारी बीमारियाँ यहाँ पे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के तौर पे मौजूद हैं और उनसे रिलेटेड एस्पेक्ट्स। ये सब अलग-अलग शॉर्ट हैं और इसके अलावा बड़े इन्फॉर्मेटिव हैं। की पॉइंट्स मैं कोशिश करूँगा बोर्ड के ऊपर लिख दूँ, और वैसे मैं आप लोगों को एक जर्नल लेआउट भी दूंगा। सबसे पहला वर्ड है कैंसर। पहले मुझे बताएं कैंसर है क्या? कैंसर, अब गौर से सुन लें, रजिस्टर उठा लें और नोट कर लें चीज़ों को, सो दैट बाद में भी आपके काम आए। कैंसर का दूसरा नाम है ट्यूमर। क्या नाम है? ट्यूमर। ठीक है। ये अनवांटेड क्लोन ऑफ सेल है। क्या है? अनवांटेड कॉपी ऑफ द सेल। अल्लाह रहम करे, अगर किसी को कैंसर हो जाए तो सबसे पहले डायग्नोज किया जाता है कि कौन सा कैंसर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्यूमर होते हैं वो दो तरह के होते हैं, या होता है बिनाइन ट्यूमर या होता है मलिग्नेंट ट्यूमर। कौन सा? या बिनाइन या मलिग्नेंट। बिनाइन ट्यूमर क्या होता है? जिसमें जो भी कैंसरस ग्रोथ होती है वो एक ख़ास जगह के ऊपर होती है, राइट, और उसको फिर रेडियोथेरेपी करके या सर्जरी करके वो हिस्सा काट के जिस्म से अलहदा कर दिया जाता है, सो दैट वो सर्वाइवल हो जाता है। और जो मलिग्नेंट ट्यूमर है, मलिग्नेंट ट्यूमर में क्या होता है कि जो कैंसरस सेल्स हैं वो ग्रो होते जाते हैं और ये जो कैंसर है ये इधर उधर स्प्रेड करने लग जाता है, ग्रोथ वाइज बढ़ जाता है। कैंसर की बेटा 4 स्टेजेस होती हैं। लाहौर में शौकत खानम हॉस्पिटल, इनमोल हॉस्पिटल और कैंसर केयर हॉस्पिटल्स हैं, वो इस सारे को डील कर रहे हैं। बट डेफिनेटली एक बड़ी ही पेनफुल कंडीशन है। अल्लाह ताला सबको इससे महफूज रखे, और तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। अल्लाह ताला जितने भी पल और जितनी भी सांसें दुनिया के अंदर इंसान की रखे, वो सेहत के साथ रखे, क्योंकि तंदुरुस्ती के बगैर दुनिया में कोई किसी चीज़ का तसव्वुर ही नहीं है। अच्छा, सो अब हम जो पहला शुरू कर रहे हैं कैंसर, वो बेसिकली चूँकि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है तो हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं लंग कैंसर। ठीक है, लंग कैंसर। मैनी प्रॉब्लम्स इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम कैन टेक प्लेस इफ इनसाइड लाइनिंग इज exposed continuously to unhealthy air containing smoke and other pollutants। बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो कब होती हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में? अगर इनसाइड लाइनिंग जो है वो कॉन्टीन्यूसली एक्सपोज होती रहे अनहेल्दी एयर को, जिसमें स्मोक भी हो और बहुत सारे और पॉल्यूटेंट्स भी हों। सेकेंड पॉइंट, lung cancer is one of the most serious diseases of respiratory system। ठीक है, लंग कैंसर एक बड़ी सीरियस डिजीज़ है रेस्पिरेटरी सिस्टम की। कैंसर और कार्सिनोमा इज़ व्हाट इज़ बेसिकली अ malignant tumor of potentially unlimited growth that expands locally by invasion एंड सिस्टेमिकली बाय मेटास्टेसिस। सारे वर्डों के मतलब लिख लें। कैंसर का दूसरा नाम यहाँ पे दे रहा है कार्सिनोमा। ये क्या है? मलिग्नेंट ट्यूमर है। तो डिफ्रेंशिएट कर लें सबसे पहले। ट्यूमर को या तो बिनाइन कहा जाता है या मलिग्नेंट कहा जाता है। ठीक है, बिनाइन ट्यूमर वो होता है जिसमें लेस डिज़ास्टरस इफ़ेक्ट्स होते हैं, एक पॉइंट। दूसरा, इसके अंदर यूजली लोकलाइज्ड होता है, ये
लोकलाइज्ड या वन साइट, एक जगह के ऊपर ये सारा इफेक्ट होता है, दो जगहों के ऊपर ये ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये तो है बिनाइन ट्यूमर। सेकंड है मलिग्नेंट ट्यूमर। मलिग्नेंट ट्यूमर के स्प्रेड को बोलते हैं मेटास्टेसिस। द फिनोमिना ऑफ स्प्रेड ऑफ द डिजीज इज नोन एज मेटास्टेसिस। और ये जो मलिग्नेंट ट्यूमर है, ये जो मेटास्टेसिस है, इसमें जो कार्सिनोजेनिक एबिलिटी है वो दो वर्ड्स यहाँ पे दिए हैं, लोकली और सिस्टेमिकली। अब मैं ये दोनों वर्ड आपको बता दूँ क्या होते हैं। देखो, लोकल का मतलब होता है जैसे फीमेल्स में कॉमन है ब्रेस्ट कैंसर और मेल्स में कॉमन है प्रोस्टेट कैंसर। तो ब्रेस्ट कैंसर में क्या होता है कि ब्रेस्ट में किसी एक जगह के ऊपर कोई गिल्टी वगैरह बन जाती है और एज सच इसी वे में और इसी फॉर्म में मौजूद होती है। और जबकि जो दूसरा है आपके पास जिसे आप कहते हो स्प्रेडिंग कैंसर, वो जैसे ब्लड कैंसर है, जैसे आप कह लो इवन ब्रेस्ट कैंसर भी इट स्प्रेड्स अ लॉट। व्हाट हैपन्स इज़ कि जो भी कैंसर होता है वो दो वर्ड्स की तरह होता है, एक लोकली, दूसरा सिस्टेमिकली। लोकली क्या होता है, एक ख़ास जगह के ऊपर ही रहना, और रेडियोथेरेपी से, सर्जरी से इस कैंसर को रिमूव कर देना। और सिस्टेमिकली क्या होता है कि बेसिकली सिस्टेमिकली का मतलब होता है कि सर्कुलेशन में आना और फिर वो फैलता चला जाना और एज अ रिज़ल्ट ऑफ दैट वो फाइनलाइज हो जाए। मतलब फाइनलाइज से मुराद है कि मतलब वो इंसान का इसमें ये इफ़ेक्ट आ जाना। ठीक है, तो ये है हमारे पास मलिग्नेंट ट्यूमर के हवाले से। अब बात सिर्फ इतनी है कि जब आप इन दोनों इफ़ेक्ट्स को देखते हैं बिनाइन और मलिग्नेंट ट्यूमर के हिसाब से, और जिस अंदाज में ये आपको यहाँ पे अरेंज लगते हैं, तो आप इसमें बहुत ही क्लियर एक अप्रोच अपनी कायम कर लेते हैं कि रेस्पिरेटरी जो कैंसर है, जो लंग कैंसर है, वो मलिग्नेंट ट्यूमर है। वो फास्ट स्प्रेडिंग सेल्स हैं जो तेज़ी से फैलते जा रहे हैं। अब डिटेल से निकल के अब आए हैं आप बेसिकली लंग कैंसर के ऊपर, अब पॉइंट्स बनाएं। कैंसर मैं आई विल बी स्लो इन इट एंड आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू ऑल द टेक्निकल वर्ड्स। ये बेसिकली बायोलॉजिकल वर्ड्स हैं। कैंसर कैन ऑक्लूड, ऑक्लूड का मतलब होता है ब्लॉक रेस्पिरेटरी पैसेजेस। ठीक है, एज द ट्यूमर रिप्लेसेस लंग टिश्यू। सेकेंड पॉइंट, स्मोकिंग स्पेशली इन यंग एडल्ट्स इज़ द मोस्ट पोटेंशियल थ्रेट ऑफ लंग कैंसर। जो लोग सिगरेट पीते हैं ढिटाई से, जो बच्चे सिगरेट पीते हैं कॉलेजेस में, और वो कहते हैं कि हमें तो कुछ नहीं होता इस सिगरेट से, वो गलत कहते हैं। इसके इफ़ेक्ट्स इतने सवियर हो सकते हैं कि इंसान को संभलने का, अपना इलाज कराने का और सेहत की तरफ आने का मौका ही नहीं मिलता। इसलिए खुदारा ये बेवकूफ़ी मत करिए, ये ढिटाई मत शो करिए। सिगरेट, एक सिगरेट, वो बचपन में हम पढ़ते थे कि अगर एक सिगरेट पियो तो 12 मिनट ज़िंदगी कम होती है। एग्जैक्टली ऐसे ही है, हर सिगरेट का हिसाब देना है एंड में, राइट। ये ना कहिए ढिटाई से आगे के देखो मुझे तो कुछ नहीं हो रहा। बेटे एक वक्त ऐसा आता है जब वाकई बहुत कुछ हो जाता है। सो बचें इससे प्लीज़। अब MCQs मार्क करिए। द चांसेस ऑफ लंग कैंसर आर 10 टाइम मोर इन दोज पर्सन हु स्मोक और लिव इन स्मोकी एरियाज़। अब ये क्या बात हुई, जो सिगरेट पी रहा है, जो स्मोकर है, स्मोकर भी दो तरह के होते हैं, ये भी बता दूं आपको। एक होता है एक्टिव स्मोकर और एक होता है पैसिव स्मोकर। ठीक है, एक्टिव स्मोकर कौन सा होता है? एक्टिव स्मोकर वो होता है जो सिगरेट खुद पी रहा होता है। और पैसिव स्मोकर कौन सा होता है? जैसे आपके घर में कोई सिगरेट पी रहा है बैठा हुआ, आपको स्मेल आ रही है, आप सामने बैठे हुए हो और धुआं आपके मुंह के ऊपर गिर रहा है, तो वो आप भी तो इनहेल कर रहे हो ना। ये पैसिव स्मोकिंग है। इवन इसके भी शदीद किस्म के डिज़ास्टरस इफ़ेक्ट हो सकते हैं। सो इसलिए दोनों ही सूरतों के अंदर एहतियात करनी चाहिए और बेवकूफ़ों वाला रवैया नहीं अपनाना चाहिए जिसके अंदर इंसान कहे कि नहीं नहीं मुझे तो कुछ नहीं हो रहा, सिगरेट कोई मसला नहीं है। ये गलत है। सो चांसेस लंग कैंसर के 10 गुना ज़्यादा है उनमें जो स्मोक करते हैं या कंजेस्टेड एरियाज़ में रहते हैं। व्हाट इज़ कंजेस्टेड एरियाज़? गंदे एरियाज़, वो एरियाज़ जहाँ पे गुर्बत हो, जहाँ पे सफाई ना हो, वो कंजेस्टेड एरियाज़ हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ नाउ एस्टिमेटेड दैट 90% ऑफ द लंग कैंसर इज़ कॉज्ड बाय स्मोकिंग। ठीक है, 90% लंग कैंसर जो है उसको कौन कॉज कर रहा है? स्मोकिंग। लास्ट पॉइंट, रिसेंट रिसर्च इंडिकेट्स दैट more than 10 compounds of tar of tobacco smoke
आर इन्वॉल्व्ड इन कॉजिंग कैंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? मोर देन 10 कंपाउंड्स ऑफ टार। जब सिगरेट जल रही होती है तो उसमें से जो ब्राउनिश सब्सटेंस निकलती है, अगर वो आप किसी कागज़ के ऊपर इकट्ठा करें, शायद मैट्रिक का कोई प्रैक्टिकल भी था जो आप पीछे देख के आए हो, वो ब्राउनिश कलर होती है उसका। तो ये जो मोर देन 10 कंपाउंड्स हैं टार के, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग दिस। सो अगेन इट इज़ अ वेरी, यू कैन से अ डिज़ास्टरस सॉर्ट ऑफ सिचुएशन, जिसके अंदर ना सिर्फ कैंसर होता है, वो स्प्रेड भी होता जाता है। सेकेंड डिजीज़ इज़ ट्यूबरक्यूलोसिस। अगर देखा जाए तो ट्यूबरक्यूलोसिस को उर्फ़ आम में टीबी कहते हैं। एनएरोबिक बैक्टीरिया है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, वो बेटा ये कॉज करता है। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस बहुत ही ख़तरनाक डिजीज़ है। ये सिर्फ टीबी रेस्पिरेटरी सिस्टम पे नहीं होती, ये इसके अलावा ये बोन्स में भी होती है, ये ब्लड टीबी की फॉर्म में भी होती है। बहुत ही डिज़ास्टर्स सिचुएशन है। ठीक है, टीबी इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। इट इज़ जनरल नेम ऑफ ग्रुप ऑफ डिजीजेस कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। नेक्स्ट पॉइंट, पल्मोनरी टीबी इज़ अ disease of lungs in which inside of the lungs is damaged, resulting in cough and fever. Pulmonary TB क्या है? Inside of the lungs is damaged. ठीक है, अब इसमें क्या होगा? देखो, जब भी इनसाइड ऑफ द लंग्स डैमेज होगी तो फीवर भी होगा, बुखार भी होगा और खांसी भी ज़्यादा आएगी, और डेफिनेटली ऐसा होता चला जाएगा। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ मोर कॉमन इन पुअर पीपल। गरीब लोगों में ये बहुत कॉमन है और उसकी वजह गुर्बत और गंदगी है, मैल न्यूट्रिशन। ये बेटा क्या होता है? मैल न्यूट्रिशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इंसान को हेल्दी खाने को नहीं मिलता गुर्बत की वजह से। एंड पुअर लिविंग कंडीशंस फैसिलिटेट माइकोबैक्टीरियम टू ग्रो। नेक्स्ट पॉइंट, द डिजीज इज क्योरेबल विद प्रॉपर मेडिकल अटेंशन। इट इज़ अ कंटेजियस डिजीज। ये एक और वर्ड आया है यहाँ पे, कंटेजियस। ये क्या होता है? कंटेजियस डिजीज़ वो होती है जो छूत की बीमारी कहलाती है, जिसमें वो बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान को पकड़ती या फैलती चली जाती। दैट इज़ कॉल्ड कंटेजियस डिजीज़। राइट हो गया। और ये आपके पास इसकी जो ट्रीटमेंट होगी वो यहाँ पे लिखी नहीं हुई है, वो मैं लिख देता हूँ। ट्रीटमेंट इज़ विद एंटीबायोटिक्स, क्योंकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो यहाँ पे सर्टन एंटीबायोटिक्स देनी पड़ेंगी जो क्या करेंगी, एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को थ्रो आउट करेंगी, ख़त्म करेंगी। एज अ रिज़ल्ट ऑफ दैट वो ज़्यादातर बैक्टीरिया मर जाएंगे और इंसान का सर्वाइवल यानी कि बीमारी कम से कम होती चली जाएगी। ये बेटे आज की दो बीमारियां थीं और इसके अलावा आपको ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी मैंने करवाया। इन दोनों बीमारियों के ऊपर एक दफ़ा कैंसर के ऊपर जितनी मैंने नॉलेज और इन्फॉर्मेशन दी है उसको ज़रूर करिएगा। इंशाल्लाह जब नेक्स्ट लेक्चर में हम पहुंचेंगे तो हम इसको एक दफ़ा रिव्यू करते हुए आज के लेक्चर से इसको मुतसिल कर देंगे, मिला देंगे। और कोशिश ये किया करें कि रोज़ का रोज़ पढ़ा करें। जिधर आपको प्रॉब्लम आए मुझे कॉल करिए, इंशाल्लाह मैं आपको आंसर करूँगा सवाल। नमाज ज़रूर पढ़ें, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें और हेल्दी फूड खाएं, बेटर न्यूट्रिशन रखें, स्मोकिंग एक्सेट्रा को अवॉइड करें सो दैट एक हेल्दी लाइफस्टाइल में आप सर्वाइव कर सकिए। जीते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।